जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला और वर्ण क्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चनों का एक भाग इससे पहले आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। वहाँ पर आपको स्वर है, स्वरों के प्रकार हैं, किसके ध्वनि स्थान क्या है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जा चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। तो दोस्तों याद रखना, एक से अधिक जो वर्णों का मेल होता है वो क्या कहलाता है? एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है। और जो व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से होता है। या अगर क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, तो याद रखना स्वरों की सहायता से क्या होता है? व्यंजन का उच्चारण होता है। यानी प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें क्या होता है? एक स्वर होता है। प्रत्येक व्यंजन जो होता है उसमें क्या होता है? एक स्वर होता है। जैसे अगर हम बात करें क, ठीक है, तो क अगर जो क है वो किससे बना है? क धन अ से। ठीक है, क्या बना है? क बना है। ठीक है, या ख क्या बना है? ख आधा ख और अ से मिलकर बना है। तो यानी जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसमें क्या होता है? एक स्वर होता है और स्वरों के मिलने से क्या बनता है? व्यंजन की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली व्याख्या के साथ समझाया जाएगा। जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन इससे पहले आ रखे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है जो कंठ की सहायता? कंठ ध्वनि का मतलब होता है जो ध्वनि कंठ की सहायता से बोली जाती है कंठ ध्वनि कहलाती है। तो इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख, य, र, चौ, ज या टौ, ण। तो दोस्तों याद रखना, जो निम्न में से क्या है? जो निम्न में से कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि क्या है इनमें से? तो इनमें से कंठ ध्वनि है क और ख। ठीक है, या क, ख, ग, घ, ये सारे क्या हैं? कंठ ध्वनि है, यानी कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ ध्वनि वो कहलाती है जो कंठ की सहायता से बोली जाती है। या अगर हम चौ जौ की बात करें तो चौ जौ क्या है? तालव्य ध्वनि है। क्या है? तालव्य ध्वनि है। ठीक है, टौ णौ की बात करें तो टौ और अणौ क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, और य र की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और य और र किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से पूछा कौन सा दंत्य है? मो, ल, प या उ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य है वो कौन सा है? ल। दंत्य का मतलब है ल। बोल के देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में कौन सा है? जो ल है वो क्या है? दंत्य वर्ण है। जबकि अगर हम देखें मो की बात करें, प की बात करें या उ की बात करें, ये सारे के सारे बोल के देखो, म, प, उ, यानी किसका प्रयोग हो रहा है? और हमारे लिप्स का, ओंठों का प्रयोग हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ओष्ठ्य वर्ण हैं। क्या हैं? ओष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ओष्ठ्य वर्ण है। जबकि लौ क्या है? हमारा दंत्य वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घ का स्थान कौन सा है? जो घ है उस घ का स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। यानी जो घ है उस घ का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, जो घ का स्थान है वो क्या है? कंठ घ का स्थान है। ठीक है, घ का स्थान क्या है? कंठ है। और कंठ अन्य किस किस का है? अ, आ और क वर्ग। इन क वर्ग, इन तीनों का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। अ और आ तो आप समझ गए। क वर्ग का मतलब क्या हो गए? क, ख, ग, घ। ठीक है, ये क्या हो गए? क वर्ग के अंतर्गत, और इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की जो स ध्वनि है, कंठ है, तालु है, दंत है या मूर्धन्य है? तो दोस्तों याद रखना, जो हिंदी की स ध्वनि है वो, जो स ध्वनि है वो क्या है? तालु है। यानी तालु होगा या तालव्य लिखा गया होगा, तो इसकी उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। ठीक है, या अगर हम अन्य जो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं इस स के अलावा? ई, चौ, छ, चौ वर्ग। ठीक है, चौ, छ, ज, झ और यों क्या आते हैं?
इस तालों के अंतर्गत आते हैं। यानी एक तो हो गए चौ वर्ग और ई, जैसे कौ वर्ग और आ क्या था, कंठ के अंतर्गत आ रहा था। ई और चौ छौ किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हिंदी का पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौ वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चौ वर्ग की जो चौ वर्ग की ध्वनियाँ हैं, चौ वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, वर्ज्य, कंठ्य, तालव्य या दंत्या। तो अभी बताया था मैंने आपको कि जो चौ वर्ग की ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, तालव्य वर्ग की, यानी चौ, छौ, जौ, झौ, यों। ठीक है, और ई ये सारे के सारे इनकी जो ध्वनि स्थान है वो क्या है, तालु या तालव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्या नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, जो दंत्या नहीं है, तौ, नौ, दौ और टौ। ठीक है, इनमें से क्या है कि किसका उच्चारण, इनमें से क्या पूछा है, किसका उच्चारण स्थान दंत्या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो दंत्या उच्चारण स्थान नहीं है, किसका नहीं है, टौ का दंत्या उच्चारण स्थान नहीं है। क्योंकि हम अगर देखें कि अगर हम इसमें से देखें जो तौ है, दौ है और नौ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत्या है। ठीक है, टौ वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से क्या है, दंत्या नहीं है। टौ वर्ग क्या नहीं है, क्योंकि जो सारे के सारे हैं, इस सारे के सारे हैं, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, ये टौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और दो एक ही वर्ग अलग है, कौन सा है, टौ वर्ग। क्योंकि जो टौ वर्ग है उसका उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धन्य या मूर्धना होता है। ठीक है, और जो तौ वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, जो तौ वर्ग के व्यंजन है उनका उच्चारण स्थान उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, दंत्य होता है। ठीक है, कौन सा होता है, दंत्य होता है, यानी दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। अभी बताया मैंने आपको, जो तौ वर्ग होता है, वो क्या होता है, दांतों की सहायता से बोला जाए, यानी तौ, थौ, दौ, धौ, नौ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौ वाला वर्ग क्या बोला था मैंने आपको, कंठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जो कौ वर्ग है वो कौ वर्ग किसकी सहायता से बोला जाता है, कंठ की सहायता से बोला जाता है। चौ छौ वाला हो गए, तालु की सहायता से बोला जाता है। चौ वर्ग किसकी सहायता से बोला जाता है, चौ, छौ, जौ, झौ, ये किसकी, तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, तालु की, ठीक है, सहायता से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं दंत्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, व्यर्थ ध्वनि या तालव्य ध्वनि। तो दोस्तों याद रखना, जो प, फ, ब, भ और म होते हैं, ठीक है, प, फ, ब, भ व्यंजन जो व्यंजन होते हैं वो जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ ध्वनि का मतलब है ओंठों की सहायता से बोले जाने वाले होते हैं। ठीक है, ओष्ठ ओंठों की सहायता से बोले जाने वाले होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दंत्य ध्वनि होते हैं, दंत्य ध्वनि में क्या आता है, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, बार बार इसलिए बोला यहीं पे याद हो जाए। ओष्ठ ध्वनि में आ गए प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग आता है, प वर्ग आता है। जो तालव्य होते हैं, तालव्य के अंतर्गत आ गए चौ, छौ, जौ, झौ, यों। ठीक है, ये क्या आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, वो का उच्चारण स्थान है, जो वो है उस वो का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो दोस्तों याद रखना, जो क्या है, वो का उच्चारण स्थान है, किसका बोल रहा है ये, निम्नलिखित में से वो का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, किसका, वो का उच्चारण स्थान। तो याद रखना, जो वो का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंतोष्ठ। कहाँ पे है, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान होता है किसका, वो का। ठीक है, वो का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। और ये सारे मैं ऊपर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है, नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, उसने पूछा निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है।
अब याद रखना जो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजक, अंतस्थ व्यंजक और ऊष्म व्यंजक। तो जो इनमें से स्पर्श इनमें से क्या है, स्पर्श क्या पूछा था इसने, निम्न में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, यो स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि क वर्ग भी है, चौ वर्ग भी है, टो वर्ग भी है। अन्य अगर स्पर्श व्यंजकों की बात करूँ मैं, 3 वर्ग ये हुए, क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पौ वर्ग। ये 5 वर्ग क्या होते हैं, यानी जो 25 होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन सॉरी स्पर्श व्यंजक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में क्या आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। एक हो गए क, सपोज ख, ग, घ और अण हो गए तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 इन पाँचों में क्या हो गए, 5 हो गए, तो कितने हो गए 25, यानी 25 क्या हो गए स्पर्श व्यंजक होते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ग हो गए, क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पौ वर्ग। जबकि इनमें से जो यो है, ठीक है, कौन है, यो, तो यो वर्ग यो वर्ग किसके अंतर्गत आता है, अंतस्थ व्यंजकों के अंतर्गत आता है। और इसमें यो, रो, लो, वो, यानी अंतस्थ व्यंजकों की संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजक कौन सा है। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, अंतस्थ व्यंजक कौन सा है, गो, जो, सो, वो। ठीक है, तो इनमें से जो अंतस्थ व्यंजक कौन सा है, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा है, वो अंतस्थ व्यंजक है। कौन सा है, वो क्या है, अंतस्थ व्यंजक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि जो अंतस्थ व्यंजक होते हैं इनमें से 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजक होते हैं, और 4 क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजक होते हैं। जो 4 अंतस्थ व्यंजक होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, यो, रो, लो और वो, ये 4 क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर मैं इनका उच्चारण स्थानों की बात करूं तो जो यो का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु होता है, रो का होता है मूर्धन्य होता है, लो का उच्चारण स्थान जो होता है दंत्य होता है, और वो का जो उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ होता है, यानी दांतों और ओंठों की सहायता से बोले जाने वाला दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है, अगर बढ़िया लग रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट जरूर करना कि कैसे लगे आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजक नहीं है, ऊष्म व्यंजक नहीं है, शौ, श, गौ और ह। तो दोस्तों याद रखना इनमें से ऊष्म व्यंजक नहीं है, कौन सा नहीं है, गौ, क्योंकि मैंने गौ किस वर्ग के अंतर्गत आता है, क, ख, ग, घ और अण। ठीक है, तो जो गौ वर्ग है किसके अंदर, क वर्ग के अंतर्गत आता है, ये क वर्ग किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजकों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो जिनकी संख्या मैंने कितनी बताई, 25 बताई है। जबकि शौ, श, ह और एक सौ, शौ, सौ, सौ और ह जो क्या है, ये ऊष्म व्यंजक हैं। क्या हैं, ऊष्म व्यंजक, यानी ऊष्म व्यंजकों की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, 25 क्या हो गए स्पर्श व्यंजक, 4 क्या हो गए अंतस्थ व्यंजक, और 4 क्या हो गए ऊष्म व्यंजक। 25 और 4 29 और 3 33, ये 33 क्या हो गए व्यंजनों की संख्या हो गई। ठीक है, 11 इससे पहले के वीडियो में अगर नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। 11 हो गए स्वर प्लस 33 हो गए व्यंजन। ठीक है, कितने हो गए ये 44। अभी आगे की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व ऊष्म वर्ण कितने हैं, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, यानी जो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 6, 8, 10 या 12। तो दोस्तों याद रखना जो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, 8 हैं, क्योंकि जो अंतस्थ वर्ण है वो कौन से हैं, य, र, ल और वो 4 हो गए, और ऊष्म वर्ण भी कौन कौन से हैं, श, श, सौ और ह। तो 4 और 4 8, यानी अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है, छ, त्र, ज्यों और फ। तो दोस्तों वो पूछा इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, अक्षर, त्र, ज्यों और फ। तो इनमें से जो कौन सा नहीं है, फ नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो संयुक्त व्यंजन हैं वर्णमाला में वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, अक्ष, त्र, ज्यों, ठीक है, और स्र। ठीक है, देखो जो अक्ष बना है वो किस किस से बना है, क, धन, सौ से मिलकर बना है। जो त्र है त और र से मिलकर बना है। जो ज्यों है ज्यों, जौ, धन, यों से मिलकर बना है। और जो स्र है वो किससे बना है, श, धन,
र से मिलकर बना है। तो यानी 4 हो गए कितने, क्या संयुक्त व्यंजन हो गए। वो कितने हुए थे, 44, 25 और 4 29 और 33 हुए थे ना, वो 33 और ये 4 ये हो गए क्या हो गए 37 और 11 हो गए क्या 11 क्या हो गए स्वर। तो 8 48 पूरे हो गए यहाँ तक, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है, अयोगवाह वर्ण, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में क्या है, हिंदी वर्णमाला में क्या पूछ रहा है वो, अयोगवाह वर्णों की संख्या क्या है। तो 2 3 4 या 5। तो दोस्तों याद रखना, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है। क्या है, अयोगवाह वर्णों की संख्या क्या है, 2 है। और कौन कौन से हैं, एक है अंग और एक है अह, ठीक है, अंग और अह। इनमें से एक चीज़ याद रखना कि पहली चीज़ कि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो क्या है साथ रहे। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं, जिनमें 2 का योग न हो लेकिन फिर भी क्या रहें, साथ रहें, वो ये ध्वनियाँ क्या होती हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाती हैं। और ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न तो व्यंजन है, यानी न तो अंग और अह न तो स्वर हैं और न तो क्या है व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, ठीक है, नहीं व्यंजन। परंतु इसका प्रयोग, लेकिन जो अंग और अह है इनका प्रयोग क्या किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, स्वरों की सहायता, न तो ये स्वर है न तो व्यंजन है, न तो इनमें 2 का योग रहता है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग क्या किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से जो अंग है वो अंग क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है, याद रखना, अंग क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। और जो अह है वो क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है, ठीक है। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग कहलाता है, ठीक है। और 33 और 11 कितने हो गए थे, 44 और 4 अयोगवाह 48, 2 ये हो गई 50, ठीक है, यहाँ तक 50 हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजक कौन सा है, जो नासिक्य व्यंजक कौन सा है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजक कौन सा है, सौ, जौ, गौ या यों। तो याद रखना, इनमें से जो नासिक्य व्यंजक है, नासिक्य व्यंजक कौन सा है, यों नासिक्य व्यंजक है। और नासिक्य व्यंजक का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का जो निर्गमन, वह निर्गमन का मतलब जो वायु निकलती है केवल नासिक से होता है, वे नासिक्य व्यंजक कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में क्या होती है, जो हवा होती है, सिंपल भाषा में समझो, वो केवल नाक के रास्ते निकलती है, वो नासिक्य व्यंजक के अंतर्गत आता है, ठीक है, नासिक्य व्यंजक के अंतर्गत आता है, याद रखना, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में जो पंचम वर्ग है वो नासिक्य व्यंजक होता है। प्रत्येक वर्ग में जो याद रखना, जो पंचम वर्ग है वो कौन सा है, नासिक्य व्यंजक है। अब जैसे यों, यों बोलो, देखो तुम्हारे ऊपर जो तालु है वहाँ से हवा नाक के रास्ते आ रही है, यों, ठीक है। और याद रखना, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, चाहे क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, क ख ग घ अण है, या चौ वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, चौ छ जौ झ यों। ट वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, ट ठ ड ढ अण, ठीक है। त वर्ग का कौन सा है, त थ द ध न। और प वर्ग का कौन सा है, प फ ब भ, प वर्ग का प फ ब भ म, म है, ठीक है। तो यानी जो ये 5 वर्ण हैं ये नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नासिक वर्ण के अंतर्गत अण, यों, अण, न और म, ये क्या हो गए, नासिक व्यंजक के अंतर्गत आते हैं, नासिक व्यंजक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संघर्षी है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है, संघर्षी है, ह, म, थ या व। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, संघर्षी वर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना, निम्न में से संघर्षी वर्ण कौन सा है, ह संघर्षी वर्ण है, ह क्या है, संघर्षी वर्ण है, ह क्या है, संघर्षी वर्ण है। और याद रखना, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वरों के समान क्या होता है, प्रवाह होता है, वो क्या कहलाते हैं, संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अब इनको तुम संघर्षी वर्ण बोलो या क्या कहें, स्पर्शी व्यंजक उसमें अंतस्य या ऊष्म व्यंजक बोलो, या ऊष्म व्यंजक बोलो, ठीक है, या क्या बोलो, ऊष्म व्यंजक बोलो, एक ही बात है, संघर्षी बोलो या ऊष्म व्यंजक बोलो। और जो इनमें से संघर्षी व्यंजक हैं, मैंने आपको ऊष्म व्यंजक बताया था, वही संघर्षी व्यंजक है। कौन कौन से हैं, श, सौ, सौ और ह। इनमें से ऑप्शन में कौन सा है, ह है, तो ह क्या हो गए, संघर्षी व्यंजन हो गए। संघर्षी बोलो या ऊष्म व्यंजन बोलो, ठीक है। इनमें से इन तीनों चारों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या स? तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण कौन सा है? स अघोष वर्ण है। याद रखना कि अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रता से कंपन उत्पन्न नहीं होता है वो नहीं क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। यानी जिनमें स्वतंत्रता से क्या होता है? कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? स हो गए, क, ख, ठीक है, च, छ, ट, ठ। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क, ख हो गए, च, छ हो गए, ट, ठ हो गए, त, थ हो गए, प, फ हो गए। प्रत्येक क्या होता है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण। तथा इसके अंतर्गत और क्या और कौन से हैं? जो संघर्षी वर्ण हैं या ऊष्म व्यंजन, इससे पहले बताया मैंने तुम्हें, स, श और ह। लेकिन ह अघोष वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो ह है वो क्या है? घोष वर्ण है, ठीक है। तो यानी जो अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और अंत, ये ऊष्म व्यंजक या संघर्षी व्यंजक क्या होते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जबकि संघर्षी वर्ग का या ऊष्म व्यंजनों का जो ह है वो ह किसके अंतर्गत आता है? घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये ह बार बार पूछा जाता है, घोष वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्पप्राण व्यंजन पूछ रहा है। ख, क्या पूछा है? ठ, घ, ग या ख? तो जो अल्पप्राण व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ग। ग क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। और याद रखना, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन होता है, यानी वायु निकलती है मुख से, तथा जो फैलाव होता है वो भी अल्प होता है। यानी सिंपल भाषा में इतना याद रखना, जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, तथा अंतस्थ व्यंजक क्या होते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और क्या कहा मैंने? तथा अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण का। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ गए य, र, ल और व, 4 अंतस्थ व्यंजक बताए थे। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। अगर हम ठ देखें तो ट और ठ यानी दूसरा वर्ग है, जबकि मैंने क्या बोला? पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। घ, क, ख, ग और घ चौथा वर्ण है। ख देखें तो दूसरा वर्ण है, और ग देखें, यही ग क्या है? तीसरा वर्ण है। इसलिए ये क्या होगा? अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा? अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी जिसमें सभी के सभी क्या हैं? महाप्राण हैं। ख, छ, ठ या घ, च, ड या म, श, ध या य, द, घ। तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो महाप्राण क्या है? महाप्राण व्यंजनों वाला क्या है? समूह है, ठीक है। तो वो कौन सा है? ख, छ और ठ, ठीक है। और याद रखना, जो महाप्राण होगा, महाप्राण कहलाता है जिसके व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, तथा संघर्षी व्यंजक, संघर्षी व्यंजक 4 बताए थे मैंने, स और ह, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब ख देखो, इसमें से ख क्या है? दूसरा वर्ण है। छ क्या है? दूसरा वर्ण है। ठ देखो तो क्या है? दूसरा वर्ण है। तो ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। जबकि घ देखे, क, ख, ग, घ, ये तो चौथा तो ठीक है, लेकिन च क्या है? पहला हो गया, ये भी नहीं हुआ। य, र, ल, म पांचवा हो गए, अपने आप ही खत्म हो गए। य, र, ल, व, ये य, द, य में ये पहला ही य क्या है? अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आता है। जो अंतस्थ व्यंजक आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में याद रखो कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजक यानी य, र, ल, व क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ण तथा संघर्षी व्यंजक या ऊष्म व्यंजक क्या होते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या है? जो निम्नलिखित में से जो घोष वर्ण है, घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है,
तो जो निम्नलिखित में से घोष वर्ण है प, ट, द या फ या फ, तो दोस्तों याद रखना जो निम्नलिखित में से जो घोष वर्ण है प, ट, द या फ, इनमें से जो घोष वर्ण है वो कौन सा है? द घोष वर्ण है। क्या है? द क्या है? घोष वर्ण है। और घोष वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता होती है तथा जिनसे नाद उत्पन्न होता है घोष वर्ण या संघोष वर्ण कहलाते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जो घोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजक य, र, ल, व और मैंने ह भी बोला था, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, वो ह क्या होते हैं? घोष वर्ण के या संघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जबकि प क्या है? पहला वर्ण है, ट क्या है? पहला वर्ण है और फ क्या है? दूसरा वर्ण है। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? अघोष वर्ण है। ये तीनों के तीनों अघोष वर्ण, क्योंकि मैंने कहा था पहला और दूसरा तथा संघर्षी व्यंजक। संघर्षी में भी कौन कौन से या उस व्यंजक में कौन कौन से? 100, 100 और 100, तीनों के तीनों 100 इसमें आएंगे, लेकिन जो उसका ह वर्ग है वो किसके अंतर्गत आएगा? घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काकल्प वर्ण कौन सा है? काकल्प वर्ण कौन? निम्नलिखित में से क्या है जो काकल्प वर्ण है? निम्नलिखित में से काकल्प वर्ण कौन सा है? य, स, ह या अण? तो दोस्तों याद रखना जो ह है वो काकल्प वर्ण है और यह ह किसके अंतर्गत आता है? ऊष्म व्यंजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, काकल्प वर्ण है या काकल्प ध्वनि है। और काकल्प ध्वनि किसको कहते हैं? कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है वो क्या कहलाती है? काकल्प वर्ण कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है? मुख गुहा खुली रहती है वो क्या कहलाते हैं? काकल्प ध्वनि कहलाती है, काकल्प वर्ण कहलाते हैं। और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है। ह लग रहा है गले पे झटका, बोल के देखो ह। ठीक है, ह, तो इसलिए ह क्या है? काकल्प ध्वनि है। यो मैंने बता रखा है आपको, अंतस्थ ध्वनि है। सौ क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और अणो क्या होता है? ट वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? श, ल, झ या य? तो इनमें से जो पार्श्विक व्यंजक है वो कौन सा है? ल क्या है? पार्श्विक व्यंजक है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, ठीक है, ऊपर स्पर्श करता है जो सांस होती है जीभ के दोनों सिरों से निकलती है, पार्श्विक व्यंजक कहलाती है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में जो ल है वो क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। बोल के देखो, ल, जीभ मुड़ रही है, दोनों साइड से हवा निकल रही है, ल ल ल ल, देखो क्या हो रहा है? तो ये जो ल है वो ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या है? अर्धस्वर कहलाता है। ल, र, प या य? तो दोस्तों जो य है वो य क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है। और य, र, ल, व ये किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजकों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से भी जो य है वो य क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजक कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, यानी जो स्पर्श व्यंजक भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष वर्ण भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, तो वो कौन सा है? क, ख, ग या घ? तो दोस्तों वो कौन सा है? ख है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजक है, स्पर्श व्यंजक हैं कितने? 25। इनमें से क वर्ग वाले के अंतर्गत आता है ख। जो कंठ ध्वनि यानी कंठ की सहायता से बोली जाती है वो भी कौन सा है? ख, क्योंकि ये चारों के चारों किसकी सहायता से बोले जाते हैं? कंठ की सहायता से। चारों के चारों क्या हैं? स्पर्श व्यंजक हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण किसको कहते हैं? कि जो क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, वो होता है पहला, दूसरा वर्ग और ऊष्म व्यंजक। ठीक है, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, ये सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? हाँ, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जो ख है वो किसके अंतर्गत आता है? दूसरे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो महाप्राण होता है, महाप्राण क्या है? ख एक महाप्राण, यानी स्पर्श व्यंजक, कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि क्या है? ख है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं, यानी जिन शब्दों के अंत में क्या होता है? अ आता है, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या आता है? अ। अनुस्वार,
अयोगवाह, अकारांत या अंतस्थ या अंतस्थ। तो दोस्तों याद रखना कि जिसके अंत में अ आता है वो कहलाते हैं क्या? अकारांत। कहाँ पे? अकारांत कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ठीक है। और अनुस्वार क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है, ये अनुस्वार है। ठीक है, ये क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो हिंदी शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के पेपर 2015 का क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आ रखे हैं। तो जो छ का क्रम है, क, छ, त्र या प, किसके बाद आता है? तो याद रखना जो छ का क्रम है वो किसके बाद आता है? क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद क्या आता है? छ आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋण या ऋण? तो याद रखना जो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो होगा ऋक्ष शब्द। क्यों होगा कि याद रखना जो इसमें क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद किस किस से मिलकर बना है? ऋ, गौ, वो, ठीक है, धन ए, धन दो और धन औ से मिलकर बना है। जबकि हम ऋक्ष की बात करें तो री, धन क, गौ से पहले क है, धन सौ, धन औ। ठीक है, तो इसके लिए अल्फ़ाबेट याद होने जरूरी हैं। तो जो क है, जो ऋक्ष शब्द है वो क्या आएगा? सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। जो कक्षा शब्द है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कौन सा है? कक्षा, कच्छ, कक्षा या कक्षा? तो दोस्तों याद रखना जो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, ये तीनों के तीनों ये क्या हो गए? ये दोनों सेम हो गए। जो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, जो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है वो क्या किया जाएगा? कक्षा। क्या किया जाएगा? कक्षा शब्द शुद्ध उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि जो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा वो क्या होगा? कक्षा होगा। और ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। यहाँ पर आपको पूरी हिंदी को क्लियर कराया जाएगा, डीपली समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक जय हिंद।